सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से लेक्चर में, जो कि है लेक्चर नंबर 2 ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने क्या किया था? हम लोगों ने किया था कुछ खासा कुछ नहीं किया था। मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी गैस के बारे में, जिसको आप दिमाग में रखोगे तो अच्छा रहेगा। आपको कुछ का एमसीक्यू वहां से पूछ सकता है ना। एक नंबर वाले में जो एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें टिक लगाने के लिए आपको मिल जाएगा। तो पिछली क्लास में कुछ रिवीजन करने के लिए है नहीं, तो इस क्लास को हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे। रिवीजन उसमें कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बोल्स लॉ। उससे पहले जो इस वीडियो में डायरेक्ट देख रहे हैं, जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। जा उसे देखो, अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बिल्डअप कर लो। उसमें कुछ मैंने कन्वर्जन भी मैंने दिखलाया है ना, 1 मीटर क्यूब और 1000 डेसीमीटर क्यूब ऐसे करके है। तो अब जाकर उसे देख लो और फिर इसमें आप तो कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब सवाल पे आएंगे, है ना। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। क्या डालते हैं भाई? बोल्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। पता चला बोल्स लॉ पढ़ा दिए और किसी को पता ही नहीं कि भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है ना। कोई लाइट पे बोल्स लॉ खोल कर बैठा है ना। चलो, बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोल्स लॉ के बारे में। हेडिंग डाल लो। अब मैं थोड़ा बोल्स लॉ के बारे में पहले समझा देता हूं थोड़ा सा, फिर डेफिनेशन पे आएंगे, फिर समझेंगे, फिर एक बार डेफिनेशन पे जाएंगे और फिर सवाल करेंगे, है ना। तो इतना कुछ करने वाले हैं हम लोग बोल्स लॉ के ऊपर से। चलो, तो बोल्स लॉ सबसे पहले कुछ बेसिक आप लोगों को मैं चीज बता देता हूं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल पकड़ो। जैसे मैंने कहा a प्रोपोर्शनल टू b, या मैंने कह दिया a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। ये बस जिनका वेरिएशन चैप्टर वीक रह गया था ना क्लास 10 में, वो थोड़ा मैं रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगा डेरिवेशंस में। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लिया। जब भी आपको कोई बोले कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/b करके लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं कह दिया कि c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, तो आप इस तरीके से दिखाओगे। फिर मैं बोल दिया कि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, तो आप इस तरीके से दिखाओगे। ओके, चलो, इनवर्स मतलब समझ ही हो गया, इनवर्सली मतलब उल्टा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? हिंदी में मतलब क्या समझेंगे हम लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी जैसे जैसे आप a बढ़ाओगे, है ना, जैसे जैसे आप a बढ़ाओगे वैसे वैसे b बढ़ेगा। जैसे जैसे आप a घटाओगे वैसे वैसे b घटेगा। समझ गए? कुछ है नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जैसे जैसे a बढ़ाओगे b वैसे वैसे घटेगा, जैसे जैसे a घटाओगे वैसे वैसे b बढ़ेगा। तो बेसिक नॉलेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी जो होगा काम संग में होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, एक कम एक ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हो गया, तो यह बोल्स लॉ का बेसिक नॉलेज है ना। बोल्स लॉ का बेसिक नॉलेज मतलब वेरिएशन चैप्टर का बेसिक नॉलेज हो गया, है ना। समझ गए हो? चलो, अब बोल्स लॉ अपने डेफिनेशन देखो बोलता क्या है। इससे पहले आप लोगों को बोल्स लॉ किन किन तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है वो 2 नंबर में, है ना, कि पूछेगा व्हाट इज बोल्स लॉ। फिर पूछेगा आपसे, हो सकता है आपसे 3 नंबर में पूछ ले। तो मैं दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको अगर 2 नंबर पूछे तो किस तरीके से लिखना है ना, और 3 नंबर में पूछे तो किस तरीके से लिखना है। बेसिकली बोर्ड में आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको लिखना आता है तो आप स्कोर आसानी से कर जाओगे। जो एक तरीका होता है पैटर्न लिखने का, है ना, वो अगर आपका शानदार है तो एग्जामिनर आपकी पेपर देके ना मतलब खुश हो जाना है ना। तो उस तरीके को हम लोग सुधारते हुए चलेंगे। कैसे फिजिक्स का पेपर आया तो वैसे वैसे चलेंगे, और मैं ठीक है आपको वैसे सीक्वेंस बताता चलूंगा, है ना। कॉपी में भी उसी तरह नोट करना है, एग्जाम में भी उसी तरह लिख देना। पता चला कॉपी में नोट किया, एग्जाम में लिखे ही नहीं, तो नंबर मिलेगा घंटा, है ना। चलो, तो बोल्स लॉ पे आते हैं। बोल्स लॉ बोलता क्या है कि प्रेशर जो है, डेफिनेशन में लिखूंगा, पहले हम लोग मतलब समझते हैं। बोलता है कि जो प्रेशर है ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V।
ये है बोयल्स लॉ। अभी आपको नोट नहीं करना है ना, शॉर्ट नोट बनाते चलना है मेरे साथ, ठीक है। जहां जहां बोलूंगा आप नोट करना है तो आपको नोट कर लेना है। चलो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये कहता है। अब इसका मतलब हम लोग ढूंढते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने कहा था कि 1/v करके हम लोग लिखेंगे, जैसे कि a, जैसे मैं CD का एग्जांपल दिया तो वहीं पे यहाँ पे P और V है, बस वेरिएबल चेंज है। चलो, तो हम लोग क्या समझे थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब, जैसे जैसे P बढ़ाओगे, संग में बोलो, वैसे वैसे V घटेगा, जैसे जैसे P घटाओगे वैसे वैसे V बढ़ेगा। बस यही कहता है बोयल्स लॉ, ठीक है। अब फिर आते हैं वेरिएशन चैप्टर पे, कूदते हैं, है ना। जैसे कि कहा गया कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है या A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग K नाम देते हैं। सब कोई K बोलता है, हम लोग K बोलेंगे, है ना। वैसे आप कुछ भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं, मगर K जिंदाबाद, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो वही करेंगे हम लोग, K से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये बस वेरिएशन का बेसिक नॉलेज है ना। चलो, अब आपको यहां से नोट करना है, जब अब मैं जो लिखूंगा, है ना। बोयल्स लॉ पे आते हैं। बोयल्स लॉ कहता क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड amount of gas is inversely proportional to pressure of gas। तो चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं और डेफिनेशन फिर डिकोड करेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वो कहता क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले तो नोट कर लो ये डेफिनेशन, चलो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हिंट मार्क करते हुए जाएंगे कि अगर हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो हम ऑब्जेक्टिव में निकाल देंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसमें भाई कांस्टेंट टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स क्या है, कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस यानी अमाउंट ऑफ गैस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो द वॉल्यूम यहां से हम पढ़ेंगे। अब देखो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अब देखो डेफिनेशन ऐसे पढ़ो, एट भी छोड़ो, चलो। द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो मैंने पिछले रब करने से पहले मैं बताया था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल दो या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बोल दो, बात एक ही है। बहुत जन को दिक्कत होगा तो ये भी दिखा देते हैं क्यों भाई। देखो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इक्वल टू K बाई V, K इक्वल टू PV। उसी तरह V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इक्वल टू K बाई P और K इक्वल्स टू PV। एक ही तो हो गया ना ये दोनों, है ना। तो दोनों बोलो, बात एक ही है। होता क्या है कि दोनों डेफिनेशन देखो, P बढ़ाओगे तो V घटेगा, वहीं आप अगर V बढ़ाओगे तो P घटेगा, बात एक ही है ना, अगर लॉजिकली भी देखो। अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या क्या है, सबसे पहला नेचर ऑफ गैस। हम लोग बॉयल्स लॉ में नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट मानकर चलते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन में भी है, डेफिनेशन में ही टेम्परेचर। थर्ड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी अमाउंट ऑफ गैस क्या है, फिक्स है, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म है ना, अमाउंट ऑफ गैस क्या फिक्स, ठीक है। देखो अगर 3 नंबर में पूछे तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे। सबसे पहले बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन लिखेंगे, जो कांस्टेंट है वो लिख दिए। और अगर 2 नंबर में पूछे तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, कांस्टेंट को आप इग्नोर करना, कांस्टेंट को वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी बॉयल्स लॉ खत्म नहीं हुआ, 3 नंबर में पूछेगा तो और ऐड करना होगा हम लोग को, है ना। और 2 नंबर में भी और ऐड करना है। बस 2 नंबर और 3 नंबर फर्क क्या है कि ये पार्ट नहीं होगा। 3 नंबर पूछे तो ये पार्ट, 2 नंबर पूछे तो ये पार्ट उड़ा दो। चलो ये नोट कर लो, ये आपका शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए। चलो अब आते हैं बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल पार्ट। अगर आपसे नोट मत करना भी है ना,
अगर आपसे पूछे 2 नंबर में तो आप बस ये लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप मैथमेटिकल फॉर्म और आप लिखकर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V लिखना, फिर P इक्वल्स टू K बाई V लिख देना, वेयर K इज कांस्टेंट, ये लिख देना और PV इक्वल्स टू K, ठीक है। ये इक्वेशन लिख देना और फिर लास्ट में लिख देना P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये लिख देना दोनों में, ठीक है। बस दो नंबर में आपको इतना ही काम करना है। अब आते हैं 3 नंबर के लिए। तो मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं दिखा दिया कि बस ऐसे कर लेना। अब आते हैं इसी को एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा तो नहीं कि बिना एक्सप्लेन किए निकल जाएगा। चलो अब लिखते हैं हम लोग, लिख डालो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोयल्स लॉ। 3 नंबर में है ना भाई, तो सुंदर सुंदर करके लिखा है, सुंदर सुंदर करके लिखोगे ना मतलब एग्जामिनर तो नंबर दे ही देगा। चलो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बाय डेफिनेशन हम लोगों ने क्या समझा था कि बाय डेफिनेशन ही पकड़ते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P था, है ना। आप किसी को भी किसी भी रखकर काम कर सकते हो। चलो यहाँ आप V इक्वल्स टू K बाई P कर दोगे, जैसे कि मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी का टाइम इक्वल टू लगाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट। और यहाँ पे आप लिखोगे सिंस K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब कांस्टेंट को एक तरफ कर लो और वेरिएबल को एक कर दो, P और V एक तरफ, यहाँ डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू K। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस 2 नंबर में आपको यहीं पे लिख देना है, बस काम खत्म करना है ना। अब देखो, अब इसी की क्वेश्चन आपके बुक में डायरेक्ट दिया होगा, जो किसी को समझ नहीं आता है, मगर हम लोग नोट कर लेते हैं बस सवाल बनाने के लिए, है ना, जो कि गलत है क्योंकि आप सवाल बनाने के लिए ना कुछ भी कर लेते हो, ठीक है। यहां से हम लोग इस फॉर्म में पहुंचते हैं। तो 2 नंबर में आपको ये करना है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर में पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आएंगे नेचर बोल रहा हूं, क्या था, कांस्टेंट्स, फिर आएंगे मैथमेटिकल फॉर्म, ओके। चलो ये नोट कर लो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। देखो इक्वेशन कहता क्या है पता है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। मेनली आपको इसी को लेकर काम होगा, ठीक है। वो आई इक्वेशन का 3 कंडीशन है, 3 मतलब आप में 2 ही कंडीशन रहता है। देखो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हम लोग बोलते किस तरीके से हैं। देखो सपोज करो कि मेरे पास एक गैस है, ये कोई बीकर है, यहाँ पे मान लो इसका नाम लोग लिख देते हैं डब्बा A, ठीक है। यहां ये है डब्बा B, ठीक है। सब में गैस है, ठीक है। दिल पे मत लेना, मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, चलो दूर दूर ही बना देता है, पता चला फिर आप कहोगे कि सर ने बताया था दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, और फिर एक साथ ही यहाँ बना दिया। चलो यहाँ है, ठीक है। ये मान लो गैस है और ये गैस भी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ये 2 गैस के डब्बे हैं। अब आप डब्बा नंबर A के पास जाओ तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास इन दोनों को एक ही टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मानो वो टेम्परेचर है 273 केल्विन टेम्परेचर, ठीक। ये दोनों डब्बा एक ही टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अब आप डब्बे नंबर A के पास जाओगे, पूछोगे कि आपका प्रेशर कितना है, तो डब्बा नंबर A बोलेगा जो P है मेरा, जो प्रेशर है वो मेरा 5 मान लो है, ठीक है। 5 ATM बोलेगा, कुछ भी यूनिट आप बोल सकते हो, है ना। फिर आप पूछोगे भाई वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम बोलेगा कि 10 है, ओके। फिर मैंने टेम्परेचर तो देखो आपको कांस्टेंट रखना है। फिर उसी गैस को हम लोग कुछ दूसरे कंडीशन में लेकर गए, है ना, जहां पे हम लोगों ने पूछा कि भाई आपका प्रेशर कितना है,
तो वो कह रहा है कि अब मेरा प्रेशर हो गया है 10, वॉल्यूम हो गया है 5, ठीक है। तो अब इसको हम लोग नाम देते हैं। ये पहले हम लोग बोले गए थे डब्बे नंबर ए के पास, तो एक एक कर दिए। यहाँ हम लोग दूसरे पास गए थे, दोनों। अब देखो जो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 करने का जो मकसद है, मतलब जो किया गया है, इसलिए कि जो इन दोनों का हम लोगों ने क्या लिखा था ना, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इक्वल्स टू आने वाला है ना। अभी भी नहीं समझो, देखो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। करते करते हम लोग कांस्टेंट तक गए थे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करके कोई कांस्टेंट आएगा। तो देखो P1 V1 का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे 50, P2 V2 का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग 50। देखो ये कांस्टेंट आ ही रहा है जो कि 50 के बराबर। तो यहीं से लॉजिक आया कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हम लोग करेंगे। यहीं से लॉजिक, बस मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों होता है ये फॉर्मूला। ये नोट नहीं करना है, रब करते हैं। अब आते हैं 3 नंबर में। अभी भी आपको बोल्स लॉ खत्म नहीं करना है। 3 नंबर में आपसे बोल्स लॉ में पूछेगा कि अब ग्राफ बता दो। लास्ट आपको बताना है 3 नंबर वालों के लिए कि भाई ग्राफ ऑफ बोल्स लॉ। ग्राफ क्या कहता है, देखो हम लोग एक तरफ v को प्लॉट करेंगे, एक तरफ p को प्लॉट करेंगे। हमारे ये बेसिक सा होता है। दोनों में रिलेशन क्या है कि जो p है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ यूं होता है। क्या होता है ये? इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोलिक ग्राफ। ये याद, ये आपका 3 नंबर का आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पूछे तो क्या करना, सबसे पहले आएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जाएंगे डेफिनेशन, फिर जाएंगे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म 2 नंबर के लिए, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग ग्राफ के ऊपर, और ये ग्राफ दे देंगे। ये हो गया 2 नंबर के लिए सफिशिएंट आंसर इतना। 3 नंबर के लिए पूछ दिया, सबसे पहले जाएंगे डेफिनेशन, फिर आएंगे जो कांस्टेंट बोला है हम लोगों को, जो हम लोग कांस्टेंट जो मैंने 3 जो दिखाया था, नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिर हम लोग आएंगे मैथमेटिकल फॉर्म, और फिर आएंगे ये ग्राफ। और ये ग्राफ आप दिखा दोगे तो बस एग्जामिनर खुश, 3 में 3 नंबर आपका, है ना। वैसे 3 नंबर में आपसे सवाल पूछेगा, डेफिनेशन पूछने नहीं वाला, मगर मैं बता दिया। अगर पेपर जो बना रहा है उसका दिमाग घूम जाए ना, तो क्या पता पूछ ही नहीं, है ना। ये नोट कर लो। और कुछ ग्राफ हम लोग डील करेंगे जो बोल्स लॉ के ऊपर है, मगर उसे आप लोगों को आंसर में नहीं डालना है ना। वो बस पूछ दिया, कभी तो पूछ दिया तो बता देंगे हम लोग, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। ये ग्राफ नोट करना था वैसे, है ना। चलो अब आप लोगों के पास एक ग्राफ दिया होगा, वो होगा ग्राफ पीवी वर्सेस पी ग्राफ और पीवी वर्सेस वी ग्राफ। देखो अपनी बुक में, जो भी आप बुक फॉलो करते हो, है ना, ये 2 ग्राफ दिए होंगे। ये मैं एक ही ग्राफ से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बनाऊंगा मैं 2 तरह से, ठीक है। यहाँ एक तरफ पीवी को रखना है वाई एक्सिस पे, और एक तरफ पी रख दिए एक बार, और एक बार वी रख दिए। दोनों का ग्राफ आपसे बोल रहा है, देखो दोनों का ग्राफ सेम है। अब बोलोगे भाई कैसे सेम, समझो। देखो मैंने कहा था पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी आप कुछ भी करोगे ना, इस इक्वेशन का मतलब होता है अगर आप कांस्टेंट से कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो ये कांस्टेंट ही जनरेट करके देगा। अगर आप पीवी का प्रोडक्ट अगर आप किसी भी वैल्यू का आप लोगे तो ये कांस्टेंट ही जनरेट करेगा, चाहे आप यहाँ पे पी करो चाहे आप यहाँ पे वी करो। तो कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, बस। चाहे आप वी लेकर जाओ चाहे आप पी लेकर जाओ, पीवी जब बोल दिया कांस्टेंट तो भाई वो कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे आप कोई भी गुंडा को लेकर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे गुंडा क्या था, पी और वी था, बदल पाया नहीं क्योंकि पीवी यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। चलो ये 2 ग्राफ हो जाए, उसके बाद अब बहुत शॉर्ट करते हैं, हम लोग कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं। नोट कर लेना ग्राफ, है ना। तो बर्स्ट लॉ खत्म करने के बाद हम लोग उसके ऊपर एक प्यारा सा, है ना, प्यारा सा सवाल देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना, शायद नहीं, ये देखो अब दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड जुगाड़, है ना। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर चल गया जुगाड़,
चलो कोई बात, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। देखो बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है याद रखो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 mm of Hg is 80 ml, ठीक है। द गैस इज एक्सपैंडेड टू 320 ml, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एक्सपैंडेड गैस। तो क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ, द वॉल्यूम ऑफ, यहां पे देख लो क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ, देख लो ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा, द वॉल्यूम ऑफ certain amount of a gas at 25 degrees and 100 mm of H is it, and the gas is expanded, गैस को बढ़ा दिया गया 320 ml। नहीं समझ में आया, चलो समझते हैं, समझने के अलावा क्या कर भी कैसे। देखो अब थोड़ा सीरियस होते हैं ना, क्योंकि सवाल अब आ रहा है और सवाल से आप लोग डरते हो। चलो देखो, सवाल को अटैक करने से पहले ना, सवाल में जो जो बोला है चुपचाप से संत महात्मा बनकर सवाल को देखना है, उसमें से क्लू ढूंढना है कि भाई पूछ क्या रहा है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, क्या क्या निकालना है। सबसे पहले दिया क्या है, क्या क्या आपको बोल दिया क्वेश्चन में ना, एग्जामिनर कुछ देखो क्वेश्चन बनाएगा तो आपको हिंट देगा कि भाई आपको निकालना क्या है ना। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि डाटा क्या गिवन है, दूसरा निकालना क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं डाटा क्या गिवन है। डाटा दिया था, वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 mm of Hg इज 80 ml। देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कोई एक गैस, द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, कोई एक सर्टेन अमाउंट है, मान लो इतना, सर्टेन मतलब कुछ हम लोग है ना, सर्टेन मतलब थोड़ा सा अमाउंट लिए समझो, है ना, जैसे इतना गैस ले लिया है ना, सपोज द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, इतना गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड 100 mm of Hg, 100 mm of Hg प्रेशर की यूनिट है, याद रखना, यूनिट देखकर भी आपको पकड़ना है, ये क्या है, प्रेशर दिया हुआ है, इज 80 ml, यानी बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, ये सर्टेन है हमारा, क्या है ये, सर्टेन है, सर्टेन गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये है 25 डिग्री सेल्सियस सपोज करो, एंड 100 mm of Hg, और इसका प्रेशर जो है वो है 100 mm of Hg, इज 80 ml। 80 ml, ml तो होता ही है वॉल्यूम का यूनिट, ऐसे ही पहचान सकते हो या फिर डेफिनेशन देखो, होता है वॉल्यूम, डेफिनेशन में देखो काफी जिनको दिक्कत होता है, पढ़ना कैसे देखो आपको, ये क्वांटिटी गायब कर दो, लिखा हुआ है द वॉल्यूम इज 80 ml, सीधा शॉर्ट, बस ये इज 80 ml के बीच में ना ये कहानी लिखा हुआ है, जो बहुत जिनको इश्यू होता है कि भाई वॉल्यूम कहाँ गिवन है, या तो फिर आप यूनिट से पकड़ लो या तो फिर डेफिनेशन पे ही लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 mm of Hg इज 80 ml। अब बोल रहा है कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस था, द गैस इज एक्सपैंडेड टू 320 ml, ये 80 ml मान लो है, ये बोला हुआ है कि 80 ml, और बोला इसको एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करो, ये हो गया 320 ml, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी बोल्स लॉ, हिंट दिया हुआ है बोल्स लॉ, कैलकुलेट द प्रेशर। अब इतना पे जब इतना था, जब 80 ml था तब तो प्रेशर 100 mm of Hg है, जब हम 320 कर दिए तब कितना प्रेशर है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन डिकोड हो गया। अब सवाल में देखो हिंट दिया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे बात कि भाई आप हो ना हो बोल्स लॉ पूछ रहे हो आप, अब बोल्स लॉ से मुझे निकलवाना चाह रहे हो, भाई बोल्स लॉ बता दो मुझे सीधा सा, हम कई बार डील करेंगे यहाँ पे ना टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी बोला ही ना, तो अगर कोई एक टेम्परेचर का क्वांटिटी गिवन है तो मान लेंगे कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर कोई एक प्रेशर का क्वांटिटी गिवन है, वो मैंने आगे जो आएगा सवाल उसमें मैं दिखाता हूँ ना, पहले इस सवाल का। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर पूछ रहा है हमसे और ऑफ एक्सपैंडेड गैस। अब सवाल को अटैक कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लोग देख लिए भाई क्या दिया हुआ है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, फिर वॉल्यूम दिया हुआ है, हमसे प्रेशर पूछ रहा है, ओके, बोल्स लॉ में पूछ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हम लोग को अटैक कैसे करना है, तो देखो बोल्स लॉ पे ना आप लोगों को मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाया हूं, वो है P1 = P2V2, ठीक है। तो देखो P1 कोई कुछ लग रहा है कि 100 mm of Hg कुछ प्रेशर दिया हुआ है, एक V देखो दिया हुआ है 80 ml, कहाँ है 80 ml, ये है 80 ml, है ना, यानी कुछ P और एक V दिया हुआ है, ठीक है, और एक V दिया हुआ है देखो
द वॉल्यूम द गैस इज एक्सपेंडेड 320 ml, गैस को एक्सपेंड करें 320 ml। हम लोगों को कुल 4 चीजें की जरूरत है अगर ये इक्वेशन हम लोगों को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है ना। इक्वेशन हम लोगों को सेटिस्फाई करवाना है, हम लोगों को 4 चीज पता होना चाहिए, P1 V1 P2 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 V2। हम लोगों को P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, यानी कोई मतलब एक कंडीशन पे, हम लोग एक कंडीशन पे ही तो P1 V1 मानते थे ना। हम लोग गैस ए के पास गए थे, उसको एक कंडीशन पे रख दिए थे, तो हम लोग P1 V1 उसको बोल रहे थे। कंडीशन चेंज किए तो वही चीज P2 V2 हो गया था। तो एक कंडीशन पे P1 और V1 देखो दिया हुआ, देखो P1 और V1, ठीक। सेकेंड कंडीशन में V2 दिया है, कैलकुलेट द प्रेशर, P2 पूछ रहा है। वाह, अब तो निकल आएगा, है ना। चलो, ये हो गया, आपको हिंट मिल गया आपको कैसे सवाल सॉल्व करना है। इसके बाद काफी सारा हम लोग सवाल करेंगे ना, तो आप लोगों को आदत हो जाएगा बोल्स को पकड़ने का, है ना। चलो, अब आपको बोर्ड में किस तरीके से अटैक करना है मैं वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप एक जब पूछे क्वेश्चन तो आप साफ सुथरा सा ऐसे मार्जिन वो करते हैं। चलो, अब यहां पे आपको लिखना है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, और यहां लिखना है फाइनल कंडीशन, क्योंकि 2 कंडीशन में काम हो रहा है। पहले इनिशियल दिया हुआ है कुछ और फिर वॉल्यूम एक्सपेंड कर दिया, तो फाइनल हमसे पूछ। तो P इनिशियल लिखेंगे हम लोग, P1 V1 की जगह ना P इनिशियल लिखा करो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। V इनिशियल यानी पहले जितना Pi था उतना Vi आपसे बोल लिखना है आपको। Pi कितना था 100 mm ऑफ Hg, 100 mm ऑफ Hg। Vi कितना था 80 ml, 80 ml, देखो। अब यहां पे आप P फाइनल दिया हुआ है, V फाइनल, P फाइनल हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रेशर, तो ये हम लोगों को पता नहीं। V फाइनल हमको दिया हुआ है, वो दिया है 320 ml। अब हम लोग, ये हो गया हमारा कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ Pi Vi इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। अब हम लोग निकालना क्या, P फाइनल निकालना है, तो हम लिखेंगे P फाइनल इक्वल्स टू P इनिशियल V इनिशियल बाई V फाइनल, ठीक है। ये V फाइनल को हम लोग नीचे डिवाइड कर दिया है। तो अब हम लोग रखते हैं क्वांटिटी, P इनिशियल दिया हुआ है 100 इंटू V इनिशियल दिया हुआ है 80, ठीक है, और V फाइनल दिया हुआ है 320। अब काटा पीटी खेलो, 8 से 8 0 से 0, 8 4 जा 32, 4 25, तो P फाइनल आ गया 25। अब आप लोग ना, आप लोग फंसते हो यूनिट कि भाई यूनिट कैसे लिखना है। तो देखो, एक बार मैं बता दूं आपको यूनिट से कैसे डील करना है रफ, है ना। एक तो कुछ काफी स्मार्ट होंगे जो देख लेंगे कि भाई ml लिखी क्वांटिटी, एक mm ऑफ Hg, तो mm ऑफ Hg में ही होना चाहिए। एक स्मार्ट तरीका, एक मतलब बचपन वाला तरीका। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, V ये है, हम लोगों को ये मिला था P फाइनल का रिजल्ट, ये वाला चीज है ना। देखो P इनिशियल का यूनिट क्या है, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ml, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं ml, ठीक है, ये ml है ना। ऐसे लिखता हूं, देखो mm ऑफ Hg इंटू ml बाई ml, तो ml से ml कट गया, बचा क्या mm ऑफ Hg, तो यही यहाँ पे आप छाप दोगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर 25 mm ऑफ Hg, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर, खुश हो जाओ, आंसर आ गया। आंसर देखो मैं एक बार, हाँ 25 mm ऑफ Hg। चलो, आपको बोर्ड में भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है ना, नोट कर लो। चलो, अब देखो
ये आप लोगों के पास वीडियो आ चुका है बोल्स लॉ का, है ना। तो अब बोल्स लॉ का और 2 सवाल इस और मतलब वैरायटी का मैं करवाऊंगा, जो कि होगा अगले लेक्चर में, ठीक है। 2 वैरायटी का होगा बस, उसके बाद बोल्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे चार्ल्स लॉ में। बोल्स लॉ का और भी क्वेश्चन कराएंगे जब चैप्टर एंड हो जाएगा ना। तो कल ही इनफैक्ट कल क्या करते हैं ना, कल जब लेक्चर आएगा ना तो एक डीबीबी मैं डाल दूंगा कल, इस वाले वीडियो में नहीं, कल मतलब इन द सेंस जो अगला वीडियो होगा हमारा, है ना, उसमें क्या करूंगा, जिसमें मैं चार्ल्स लॉ और भी बोल्स लॉ का 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें मैं एक डीपीपी का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जिसमें कुछ सवाल होंगे बोल्स लॉ के, और अगर चार्ल्स लॉ में पढ़ लेंगे उसको कंप्लीट हो जाएगा तो चार्ल्स लॉ के भी कुछ सवाल होंगे। तो आज का लेक्चर बस यही रहेगा, इतना ही। बोल्स लॉ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बस बेसिक क्या था, P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/v, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ था ये हाइपरबोलिक कांस्टेंट लाइन, है ना। अब आपको हवा में याद करना है, बोर्ड पे नहीं, है ना। अब हवा में सोचो क्या क्या पढ़े थे। P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/v, ग्राफ कुछ ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ, PV इक्वल्स टू P वर्सेस P का ग्राफ, PV वर्सेस P का ग्राफ, P1 इक्वल्स टू P2 V2, ये हो गया बोल्स। अब एक ना आपको एक अच्छा सा सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, देखते हैं कि आप कितना दिमाग लगा। होमवर्क ये सवाल कुछ नहीं, मतलब बेसिक नॉलेज है, बस आपको बिना पेन उठाए बस दिमाग से आपको करना है ना। ये सपोज करो ये बलून है, ठीक है, यहां से हवा आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली। देखो हवा आने से क्या हो रहा है ना, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, यहां से हवा आ रहा है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और देखो ना प्रेशर भी बढ़ रहा है गैस, है ना। वॉल्यूम अगर बलून को देखोगे तो बलून का तो प्रेशर बढ़ ही रहा है ना, और वॉल्यूम तो हम लोग गैस ऐड कर ही रहे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो और बोल्स लॉ में वो क्या बोलता था कि P जब बढ़ाओगे ना तो V घटेगा, यही तो बोलता था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये कैसे हो गया कि हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है? स्ट्रेंज, क्या है स्ट्रेंज। क्या यहाँ पे बोल्स लॉ स्ट्रेंज, क्या यहाँ पे बोल्स लॉ वैलिड है, और अगर नहीं है तो क्यों है, और अगर है तो क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया। बलून में हवा, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर बढ़ा, बोल्स लॉ में कहता था P बढ़ाओगे V घटेगा, मगर यहाँ नहीं हो रहा है, बस ये निकाल दो। अगला जब होगा ना लेक्चर उसमें सबसे पहले यही डिस्कस करूंगा मैं, या फिर लास्ट में कर लेंगे, है ना। तो दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप ध्यान से बोल्स लॉ का डेफिनेशन पढ़ोगे तो मिलेगा। ये सब बोर्ड में बड़ा कम चांस है, मगर ये फन के लिए मैंने दिया है क्वेश्चन, है जिससे थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे आपका। ओके, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग करेंगे बोल्स लॉ का कुछ सवाल और करेंगे चार्ल्स लॉ। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।